नमस्ते बच्चों। मेरे सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे हैं? यस, सभी को गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, आज जो है हम लोग एक नया इकाई करने वाले हैं, है ना? हमारा 8वां इकाई, जंतुओं की संरचना व कार्य। तो हम लोग इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, यस, यूपीएस डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं अच्छे हैं। मैं जानती हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से हैं और बहुत ही लगन के साथ पढ़ने के लिए सभी बैठे हुए हैं, है ना? यस, के यूपीएस अमनी सभी बच्चे बोल रहे हैं। हमारे जो है यूपीएस फटूपुर के, हमारे सूरज राय, सीएस रामगढ़वा के बच्चे, सीएस लतिया लतिया के बच्चे, सभी सभी को, यानी जितने बच्चे हैं सभी, मुझे पता है बहुत लगन के साथ आप लोग पढ़ने बैठते हैं। इसी तरह से ध्यान से सुनते रहिएगा। मेरे सारे बच्चों को सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम लोग जो है कौन सा इकाई कर रहे हैं? 8वां इकाई, जंतुओं की संरचना व कार्य। विभिन्न आकार के जंतुओं के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने आपके आसपास देखा होगा बहुत सारे, है ना, विभिन्न आकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कई जंतु ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसको हम लोग हमारे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना? यस। कई जंतु बहुत छोटे होते हैं, जो कैसे होते हैं? आकार में छोटे हो। कई मध्यम आकार के जंतु होते हैं, कई बड़े आकार के जंतु होते हैं। तो हर तरह के जीव जाल को हम लोग क्या करते हैं? हमें जो है हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो पहले जरा इसके बारे में देख ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो है विभिन्न आकार के जंतुओं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो विभिन्न आकार के जंतु होते हैं, है ना? जैसे कि सूक्ष्म जंतु, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उन्हें हम लोग क्या नहीं कर सकते? अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना? इसीलिए जो है हम लोग जब कभी बाहर से आते हैं, आप लोग जब स्कूल से वापस जाते हो या आप अपने स्कूल में जब लंच खाने के लिए बैठते हो, तो सभी क्या कहते हैं? हाथों को धोकर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में जो है बहुत सारे ऐसे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो हमें दिखता नहीं है ना? तो सूक्ष्म जंतु जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, है ना, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ये सब क्या है? सूक्ष्म जंतुएं हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग जल की कुछ बूंदे लाकर सूक्ष्मदर्शी से, आप लोगों ने सूक्ष्मदर्शी देख रखा है अपने विद्यालय में, आपके अध्यापकों ने आपको दिखाया होगा ना? ओके, माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्म जंतु, अगर हम लोग कुछ जल की बूंदे अगर लेकर आए, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो उसमें जो है बहुत छोटे छोटे जीव जो है उपस्थित होते हैं, जो हमें हमारे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके हम लोग सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, जैसे कि जीवाणु हुआ, युग्लिना हुआ, है ना, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, फिर जो है हमारा क्लेमाइडोमोनास हुआ। ये सभी जो है क्या है? सूक्ष्म जीव है। ओके, तो देखिए उदाहरण के लिए जीवाणु, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमोडोमोनास आदि जो है एक कोशिक जीव होते हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा, ये कैसे जीव होते हैं? बहुकोशिक जीव के बारे में हम पढ़ेंगे, एक कोशिक जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव है, सभी एक कोशिक जीव होते हैं। ओके, और इनका नाम जो है आपको अच्छे से लिखकर पढ़ लेना है। अब देखिए हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जंतु भी पाए जाते हैं, है ना, जैसे कीड़े मकोड़े, सबको आप देखते होंगे, कीट मकड़ियां, है ना, बहुत छोटे छोटे जंतुओं को आप देखते होंगे। तो ऐसे छोटे जंतु जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो आकार में छोटे होते हैं, है ना, जैसे कि कीट हुआ, मकड़ियां हुआ, ये सब क्या है? छोटे आकार के जंतु होते हैं। अब देखिए मध्यम आकार के जंतुओं को भी आप देखते हो, है ना, जो मध्यम आकार के होते हैं, जैसे कि कुत्ते हुए, बिल्लियां हुए, और भी बहुत सारे।
है ना। उदाहरण जो है आप सबको पता है, बहुत सारे ऐसे जंतुओं को आप देखते हो जो कैसे आकार के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। और ऐसे भी कुछ जंतु होते हैं जो बहुत बड़े आकार के होते हैं, है ना। जैसे हाथी हुआ, शेर हुआ, वेल हुआ, ये सब कैसे जंतु है बच्चों, बड़े आकार के जंतु है ना। तो हम लोग जो है बहुत तरीके के जीव जंतुओं को हम लोग देखते हैं, है ना। हमने क्या देखा, जैसे कि मेंढक, केंचुआ, तिलछटा, घोंगा, सर्प, मछली, बहुत सारे जीव जंतुओं को जो है हम लोग देखते हैं। कुछ जो है समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ जमीन पे पाए जाते हैं, कुछ हवा में उड़ते रहते हैं। तो तरह तरह के जंतुओं को जो है हमने देखा है ना। आप लोगों ने देख रखा है ना। यस। अब हमने जो है क्या का बताया आपको, कुछ जंतुओं को हम लोग क्या नहीं देख सकते, यानी अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है ना। अब देखिए, हमारे यहाँ पे जो फुफ्फुंद सब लग जाता है ना, जब कवक लग जाता है, फुफ्फुंद लग जाता है, आपने देखा होगा। अगर आपने कोई किसी भी चीज को, यानी ब्रेड को, सबको कुछ दिनों के लिए आप अगर उसको बाहर छोड़ दो, तो नमी के साथ इसमें क्या हो जाता है, एक ऐसी एक संरचना बाहर निकल आती है। हमें ऊपर से देखने से लगेगा कोई हरा रंग कुछ निकला हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसको जो है सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखेंगे, है ना, तो हमें क्या लगेगा, ये देखिए सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है। ओके, जिससे कि हम लोग सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। यस, यूपीएस डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको किस तरह से देख सकते हैं हम लोग, सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से जो है हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब जरा देख लेते हैं हम लोग, ये जो ब्रेड में जो लगा हुआ है, ये जो कवक लगा हुआ है, ये जो है अगर हम लोग इसको लेकर जाए और सही से अगर हम इसको देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखें, तो हमें देखना है कि ये जो है कैसा लगता है। ओके, किस तरह से लगता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये छोटे से जो है फोर्सप्स, ये चिमटे से क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी ऊपरी भाग को जो है कहाँ पे रख देंगे, स्लाइड के ऊपर रख देंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बूंदे पानी की जो है इसके ऊपर जो है क्या कर देंगे, डाल देंगे। ओके, डाल दिया ना। चलिए, अब ये देखने में कैसा लग रहा है, ऐसी संरचना लग रहा है। लेकिन अगर फिर हम इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, और हमें जो है इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाना है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जाना है। तो जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से इसको देखेंगे, तो ये देखिए किस तरह से लग रहा है, ये जो आकृति है ना, हमने जो देखा है ये कैसा लग रहा है, एक अलग तरीके से। यानी जब सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे, तो ये जो है हमारी जो आकृति है इसके अंदर अलग तरीके से हमें जो है क्या होता है, देखने को मिलता है। यानी हमें डिटेल में जो है सूक्ष्मदर्शी से हम इन सबको देख सकते हैं। ओके, तो सिर्फ हमने अभी आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से देख सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो हमें जो है कई ऐसे जीव होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब ये देखिए बच्चों, विभिन्न आकार के जंतुओं को जरा देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो है हमारे शुतुरमुर्ग है, मेंढक है, अमीबा है ना। फिर जो है मछली है, सर्प है, क्लेमोडोमोनस है, फिर हमारी तितली है, घोंगा, युगलीना। तो अलग अलग प्रकार के जो है जीव जंतुए हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, जो आकृति में कैसे होते हैं, विभिन्न होते हैं। क्या सभी की आकृति एक होती है, बताइए, नहीं, है ना। कछुआ देखिए अलग आकृति का है, केंचुए को हम लोग देखेंगे तो अलग आकृति का होगा, तारामीन को अगर हम देखते हैं तो अलग आकृति का होता है, गिलहरी देखिए अलग है ना, कंगारू देखिए अलग आकृति का है। तो सभी जीव जंतु जो है उनकी विशेषताएं सभी की क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है।
यस, हमारे यूपीएस भोरकला सभी के बच्चे जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। सभी बच्चे, मैं देख रही हूँ हमारे जो है हमारे के यूपीएस पिंडरा के बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक बैठे हुए हैं, सब लोग क्लास सुन रहे हैं। यस, हमारे सीएस देवरिया के बच्चे भी बहुत ध्यान से बैठे हैं, सीएस मरई के बच्चे, लतिया के बच्चे, यूपीएस तरी के बच्चे, सभी बच्चे जो है ध्यान से क्लास को देख रहे हैं। तो बच्चों, जब हम इन लोगों का अवलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ओके, और कई ऐसे जंतु, ये देखिए हाथी है ना, कितना बड़ा है। तो हमारे क्या हाथी से भी कोई जंतु ऐसा है जो बड़ा है, कोई अन्य स्थान पर पाया जाता है, बताइए। जी हाँ, समुद्र में जो क्या करते हैं, ब्लू व्हेल जो पाया जाता है ना, समुद्र में पाए जाने वाला ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा जंतु है। तो जब हम इन जंतुओं के बारे में देखते हैं तो देखिए उनकी आकृति अलग अलग है, गति अलग अलग है। पक्षियां उड़ते हैं, है ना, सांप रेंगते हैं, चिड़िया जो है उड़ती है, फुदकती है, मछलियां तैरती है, जल में डुबकी लगाती है ना। सभी की जो है क्या अलग अलग है, आकार अलग अलग है, उनकी जो है चलने की तरीका अलग अलग है। हर तरह के विभिन्नताएं हम लोग जो है इनमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उन उनके जो कार्य है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। ओके, चलिए। तो हम लोग जो है सबसे पहले मनुष्य के पाचन अंग के बारे में बात करेंगे। ओके, मनुष्य के पाचन अंग के बारे में हम बात करेंगे। कभी आपने ध्यान दिया है, आपके पेट में कभी बहुत ज्यादा चीजें जब हम लोग खा लेते हैं या बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें जब खा लेते हैं तो पेट दर्द शुरू हो जाता है। पेट दर्द क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भोजन हम खाते हैं उसकी जो है सही तरीके से पाचन नहीं होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पाचन की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। ओके, आपके बुक में जो डायग्राम दे रखा है मनुष्य में, मनुष्य के पाचन अंग, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बनाना है। ओके, बनाकर जो है आप क्या करोगे, अच्छे से जो है आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद पाचन अंग की तरफ आएंगे। तो हमारे भोजन में आपको पता है हम हर तरह के संतुलित भोजन हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को क्या हो बच्चों, क्या होता है, यस, हमारे शरीर को जो है हर तरह का पोषक तत्व जो है मिलना चाहिए, है ना। मिलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग भोजन, अलग अलग हर तरह के सब्जियां हो, दूध हो या दालें हो, हर तरह का भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि रोज रोटी खा रहे हैं, रोज चावल खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, सब्जी नहीं ले रहे हैं, है ना। तो हर तरह का भोजन हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को संतुलित आहार मिले और हर तरह से पोषक तत्व मिले। करोगे ना संतुलित आहार, मेरे बच्चे करते हैं मुझे पता है, यस, कोई नहीं करता तो मुझे बताइएगा, ठीक है, आज से शुरू कर दीजिएगा। तो बच्चों, हमारे भोजन में प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन एवं लवण होते हैं। ओके, और इनमें से प्रोटीन, मंड तथा वसा पानी में कैसे होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो ये क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन, मंड, वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। तो इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे, प्रश्न आए पाचन क्या होता है, आपका जो है भोजन पचा क्यों नहीं, क्यों पेट में दर्द हुआ, क्योंकि जो है हमारे पेट में भोजन का जो है क्या नहीं हुआ है, सही तरीके से पाचन नहीं हुआ है, इसीलिए पेट में दर्द है ना। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी से संतुलित आहार को खाना चाहिए। चलिए, अब बच्चों इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ओके, अब हमारे जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य के शरीर में यह क्रिया निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। पहले जरा अंग कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मुख गुहा, ओके, भोजन नली या ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत,
बड़ी आंत। ओके, ये सभी क्या है, पाचन अंग कहलाते हैं। ओके, और इनसे संबंधित दो पाचन ग्रंथियां भी होती है, यकृत। ओके, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह चॉकलेट या गहरे भूरे रंग का होता है और ये पित्त रस का निर्माण करती है। ओके, और फिर है अग्नाशय। अग्नाशय हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है। यह अग्नाशय रस का स्राव करती है। तो पहले हमने जो है कौन कौन से भाग है उसको देख लिया। अब हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। ओके, पाचन अंक को जब आप देखते हो तो आपको क्या होगा, आप उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मेरे बच्चों ने बना रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, यूपीएस पिंडरा के बच्चों ने, प्रिया ने जो है बनाया हुआ है, हमें डायग्राम्स भेज रखा है। हमारे यूपीएस मटका के बच्चे ने सभी ने पाचन अंक का चित्र सब बना रखे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, और इसी तरह से मुझे पता सारे बच्चों ने बना रखा होगा। इसको बनाकर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और जो है अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो हमारा जो है भोजन, हम लोग कहाँ से खाते हैं बच्चों, अपने मुंह से खाते हैं, है ना। मुंह से जो है भोजन क्या करते हैं, हम लोग चबाते हैं। ओके, चबा, अभी जो है आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि आगे की क्लास में आप और भी डिटेल में समझोगे। अभी जो है आपको सिर्फ क्या करना है, समझ लेना है क्या है ये, कैसे क्रिया होती है। ओके, तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा नासा गुहा है ना, नाक की। ये हमारा मुख है और यहाँ पर है हमारा मुख गुहा। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं, जब भोजन आप चबाते हो तो क्या होता है, भोजन में जो है हमारे मुंह में जो लार है ना, यानी जब पानी, जब आप कोई चीज चबाते हो तो आपके मुंह से लार निकलता है, पानी जैसा चीज पदार्थ निकलता है, चिपचिपा सा, है ना। तो चबाने और लार में जो मौजूद होता है एंजाइमों द्वारा पाचन जो है शुरू होता है। तो हमने यहाँ से मुंह से निकाला, है ना, मुंह से जो है भोजन को किया, और उसके बाद जो है फिर सीधा, ये देखिए यहाँ पर मुख गुहा, फिर ये जो है हमारा भोजन कहाँ से गुजर रहा है, ये जो है ग्रास नली से होकर हमारा भोजन जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो भोजन को पेट तक पहुंचाने का काम जो है हमारा ग्रास नली करती है। ओके, अब देखिए यहाँ से भोजन सीधा कहाँ पहुंच गया बच्चों, हमारे जो है आमाशय में पहुंच गया, है ना। भोजन जो है पेट में आमाशय में पहुंच गया, और यहाँ पर जो है हमारे भोजन को पचाने के लिए पेट में बहुत सारे एसिड एंजाइम सब होते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, जो है हमारा पचाने की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी आमाशय में पहुंच गया। आमाशय से होती हुई अब ये सीधा, ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये देख रहे हो, मुड़ा सा संरचना देख रहे हो, ये हमारी छोटी आंत है। ओके, छोटी आंत में पहुंच गया। तो छोटी आंत में अधिकांश पोषक तत्वों का क्या हो जाता है, अवशोषण होता है। ओके, तो अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो बचा हुआ यानी पानी और जो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो सब हमारी, ये देखिए देख रहे हो ना, बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और बड़ी आंत से होता हुआ हमारे मलाशय में पहुंचता है। तो मलाशय में यहाँ पर पूरा मल जो है इकट्ठा होता रहता है, और लास्ट में क्या होता है, गुदा द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये है हमारी जो मनुष्य में पाचन की जो क्रिया होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे यकृत है ना। तो यकृत जो है ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका रंग कैसा होता है, रंग जो है ये एक गहरे भूरे रंग का, चॉकलेटी रंग का होता है। ओके, और यहाँ पर जो है कौन से रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। ओके, यहाँ पे कौन सा होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए फिर जो है यहाँ पे, ये देखिए पीताशय देख रहे हो, ये पीला सा संरचना है ना, पीताशय है। यहाँ पर क्या होता है, पीताशय, है ना। तो पीताशय में भी ये दोनों क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे, है ना, रस या सब कुछ निकलते हैं, जिससे क्या होता है, सही ढंग से जो है भोजन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फिर जो है हमारा अग्नाशय है। अग्नाशय सब क्या करते हैं, सही ढंग से काम करने से ही हमारे शरीर को पोषक और क्या मिलते हैं, पोषक तत्व सब मिलता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अग्नाशय देखा ना हमने, ये हल्की गुलाबी रंग का होता है।
ओके, हल्के गुलाबी रंग का होता है और यहाँ पर अग्नाशय रस का स्राव होता है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए कोलन होता है। कोलन में क्या होता है, यहाँ पे जो है बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है ये। ओके, जो कोलन है ये बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है जो पाचन तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, यहाँ पर जो है मल का भंडारण सब होता है और तब तक रहता है जब तक शरीर से बाहर ना निकल जाए। ओके, और ये देखिए अपेंडिक्स, ये क्या होता है, एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो बड़ी आंत के जो है हिस्से से क्या होता है, जुड़ा होता है। ओके, ज्यादा डिटेल में जो है अभी इन सब अंगों के बारे में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े क्लासेस में आप जो है सभी को अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो बस अभी इतना याद रखना है किस तरह से जो है पाचन होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, और सभी अंग ये पाचन अंग कहलाते हैं। और दो पाचन ग्रंथियां होती है, यकृत है ना, अग्नाशय। तो बच्चों, पाचन अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती है, पाचन तंत्र बनाती है। ओके, तो जो है पाचन तंत्र कैसा बनता है, जो है हमारी ये जो ग्रंथियां होती है यानी पाचन अंग जो हमने देखा है ना, पाचन अंग देखा, ये बच्चों ग्रंथियां हैं। ओके, पाचन अंग और जो है हमारे जो कौन से होते हैं, पाचन ग्रंथियां है ना, ये ग्रंथियां जो है दो पाचन ग्रंथियां हमने देखा, ये सब मिलकर क्या बनाता है बताइए, पाचन तंत्र बनाता है। इसको याद रखिएगा, क्या बनाता है, ये सब मिलकर जो है पाचन तंत्र बनाता है। पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती है। ओके, और इन पाचन ग्रंथियों से पाचक रस क्या होता है, स्रावित होते हैं। ओके, ये पाचक रस जो है रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन में उपस्थित, हमने अभी आपको बताया ना, प्रोटीन मंड तथा वसा, उसको क्या कर देते हैं, उसको सरल तथा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, ये हमारे सीएस मरई के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों का नाम नहीं लिया है, चित्र भेजा हुआ है। बच्चों, मैं देख रही हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत ही प्यार से सारे चित्रों को भेजते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है सारे नाम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास रहता है। मैंने आप लोगों ने जो जो चित्र भेजे हैं सभी चित्रों को मैं देख रही हूँ। ओके, यूपीएस भाव के बच्चे, शिवा, सबने जो है चित्र भेजा हुआ है, सभी बच्चों को देख रही हूँ मैं, यूपीएस अमनी के बच्चे, यूपीएस बहाव के बच्चे। ओके, आप लोग ऐसा कीजिएगा, जब बच्चों का चित्र भेजते तो एक साथ नाम की लिस्ट जो है डाल दीजिएगा ताकि मैं उन सारे बच्चों का नाम एक साथ बोल पाऊँ। ओके, सभी बच्चों के चित्र में देख रही हूँ। यूपीएस भोर कला के बच्चों ने भेज रखा है, किरातपुर, बहाव, ओके, सभी बहुत बढ़िया। यस, तो यहां तक हो गया क्लियर। तो देखिए किस तरह से जो है हमारा मनुष्य का पाचन अंग होता है, किस तरह से उसमें जो है पाचन तंत्र में कैसे जो है पचता है। ओके, अब देखिए बच्चों, जो एक कोशिक जो जीव होते हैं, ओके, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, उन सब में क्या होते हैं, भोजन का पाचन उनका जो है एक स्पेशल कोई भी जो है अंग, विकसित अंग नहीं होता है, तो जो है पाचन कोशिका में होता है। उनका पाचन कहाँ पर होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, उन सब में जो है पाचन कोशिका में होता है। ओके, उनकी जो कोशिकाएं जो होती है उनमें क्या होता है, पाचन होता है। ओके, यस, जिन जिन बच्चों का चित्र भेज रहे हैं कृपया करके उन बच्चों का नाम एक साथ लिस्ट में बता दीजिए ताकि हम एक साथ बता पाए। ओके, अब देखिए बच्चों, विभिन्न जंतुओं में भी पाचन क्रिया अलग अलग तरीके से होती है ना। तो केंचुआ, तिलछटा शब्द देख रखा होगा आपने। आदि जंतुओं में आहार नाल तो होती है परंतु आहार नाल के सभी भाग नहीं होते। ओके, तो जो केंचुआ है, तिलछटा है, इन सब में क्या होता है, आहार नाल तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, सभी भाग जो है ठीक से विकसित नहीं होता है। ओके, तो हर जंतुओं में अलग अलग क्रियाओं से, अलग अलग तरीकों से पाचन होता है। अब देखिए मछली, मेंढक, है ना, छिपकली, फिर जो है पक्षी आदि, और या फिर सभी स्तनधारी,
ओके, जो जितने भी जो स्तनपान करवाते हैं सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो मछली, मेंढक, छिपकली, और पक्षी, है ना, और फिर क्या होता है, सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित क्या होता है, आहार नाल होता है। ओके, इस बात को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो जो है अलग अलग जंतुओं में क्या होता है, अलग अलग तरीके से जो है पाचन क्रिया होती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, श्वसन अंग की तरफ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले मुझे कमेंट करके बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस, यस, रोमेला के बच्चे बोल रहे स्किन से सांस लेता है केंचुआ। बिल्कुल, अभी हम श्वसन अंग के बारे में बताएंगे तो सारी बातें आपको बताएंगे। यस, सीमा रावत जी बोल रहे हैं यस क्लियर है। और बताइए यूपीएस बोरकला के बच्चे क्लियर बोल रहे हैं। और आगे मैं देखती हूँ, यस यूसीएस मुरई के बच्चे क्लियर है। ओके, हमारे सीएस मुरई के अंशिका राव ने ड्राइंग भेजा है, बहुत बढ़िया अंशिका, बहुत अच्छे से बनाया है। यूपीएस फटूपुर के बच्चे, यस गुंजा मौर्य बोल रहे हैं क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये बच्चों ये जो है, ये जो जो टॉपिक्स है हमें क्या करना है, तो थोड़े ध्यान से सुनना है। ओके, यूपीएस भोरकला के बच्चे क्लियर बोल रहे हैं, किरातपुर यस क्लियर, यूपीएस डोमेला के बच्चे ओके। कोई भी बात अगर आपको दोबारा बतानी हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमें बताइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा उसको बताएंगे। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लियर नहीं हुआ और आगे बढ़ गए। अब देखिए बच्चों, अगला जो है हम लोग मानव श्वसन तंत्र। तो आप सबको पता है सांस लेना हम सबके लिए कितना जरूरी है। बिना सांस के हम लोग रुक सकते हैं क्या? यस और नो? नो, नहीं, है ना। बिना सांस लिए कोई भी जो है जीव जीवित नहीं रह सकता है। यस, यूपीएस बोरकला के बच्चे नो बोल रहे हैं, बिल्कुल। ओके, तो बच्चों मानव श्वसन तंत्र, इसको भी ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजन युक्त वायु, तो हम लोग जो है कौन से वायु को अंदर लेते हैं, बताइए मुझे। यस, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना। ओके, याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन से वायु को अंदर खींचते हैं, कौन से वायु को जो है आप लोग बाहर निकालते हो। हम सभी बाहर निकालते हैं, तो अभी हमें जो है पता होना चाहिए। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन है। यहां तक क्लियर हुआ? यस, ओके, बिल्कुल। तो जो है हमें क्या होना चाहिए, CO2 को बाहर निकाल दे, बिल्कुल। यूपीएस डोमेला के बच्चे सभी यस O2 को अंदर लेते हैं, यूपीएस डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं, तो मेरे बच्चों को सब क्लियर है। तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन है। ओके, तो ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना अंतः श्वसन या निश्वसन, तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना क्या कहते हैं, उच्छ्वसन। ओके, इसको इस टर्म्स को आपको याद रखिएगा, कौन सा जो है श्वसन है। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन, इसको मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन या निश्वसन कहते हैं। ओके, यह एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव में जीवन पर्यंत चलती रहती है। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार से सांस लेते हैं। जंतुओं में श्वसन क्रिया विभिन्न अंगों से होती है। मछलियों में जो श्वसन क्रिया है कैसा होता है, उनके गिल से या क्लोम के द्वारा होता है ना। हर जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार से श्वसन क्रिया होता है। मछलियों में श्वसन जो है उनके क्लोम द्वारा या गिल्स द्वारा होते हैं। अब देखिए कीट पतंगों में उनकी जो है नलिकाओं द्वारा होता है। तो एक एक जीव जंतुओं में किस किस द्वारा होता है पूछ सकते हैं। जैसे कीट पतंगे, तिलछटा, मक्खी, तितली आदि में क्या होता है, में उनमें क्या होता है, आदि में वायु नलिकाओं द्वारा होता है। उनमें जो है नलिकाएं होती है, वायु नलिकाओं द्वारा होता है। तो बच्चों हमारा जो है समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो मेरे बच्चे आगे की बातें सभी अच्छे से जो है पढ़कर आइएगा। ओके, ताकि अगले क्लास में जब हम आगे बातें बताएं तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से सब पता हो।
और अगले क्लास में हम आपका एग्जाम भी लेंगे, यानी एमसीक्यू भी होगा। तो बच्चों आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।